हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश रंजन और आज हम लोग पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन, एस्टेट एग्जामिनेशन या फिर कोई भी टेट एग्जामिनेशन हो, इसके साथ साथ डीएलएड और बीएड में भी ये फ़ायदेमंद होगा। और हम लोग जो है इसके माध्यम से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। इट मीन्स कि आखिर एलिमेंट्री लेवल पर हम लोग इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे ताकि हम बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा सकें, कैसे उनको समझा सकें। उसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, आइए देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं। तो हम आंसर क्या करेंगे कि देयर आर 3 मेन फंक्शंस, जो मुख्य हैं वो 3 ही हैं। वो 3 मेन फंक्शंस क्या है? वो पहला है द इंफॉर्मेटिव फंक्शन, सेकंड है द एक्सप्रेसिव फंक्शन और तीसरा है द डायरेक्टिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है? जहां पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यानी कि लैंग्वेज का काम होता है कि दूसरों को सूचित करना, यानी कि उसको इंफॉर्मेशन देना। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कोई हिस्ट्री के टीचर हैं और वो किसी वॉर के बारे में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताए, तो वो क्या करेंगे, उस समय क्या क्या चीजें हुई थी वो उनकी सूचनाएं उन्हें प्रदान करेंगे, उनको देंगे। तो वो कैसा फंक्शन होगा? वो इंफॉर्मेटिव फंक्शन होगा। और इसके बाद दूसरा क्या है? द एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव इट मीन्स कि एक्सप्रेस करने का सेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, आइडियाज, वट एवर देयर इज। जो भी हमारे अंदर भावनाएं होते हैं, हमारे विचार होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है वो लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही होती है, अगर उसको हमको किसी और के सामने प्रकट करना है, प्रस्तुत करना है, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा फंक्शन है? एक्सप्रेसिव फंक्शन है। और तीसरा है द डायरेक्टिव फंक्शन। अब डायरेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि कोई डायरेक्ट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि आप लोगों को देखिए, ये सबके साथ हुआ होगा कि टीचर्स डे कभी आता होगा, वहां पर क्या होता होगा, या फिर क्लासेस में ऐसे होते होंगे कि ऐसा होता होगा कि स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है कि चलो जी तुम बोर्ड पर कुछ लिखो। तो वहां पर वो आता है और कुछ लिखना शुरू करता है, तो वो लैंग्वेज लिखता है। तो वहां पर क्या होता है कि काम तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कर रहा है कोई, यानी कि किसी ने कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, या फिर आप देखते होंगे कि स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, चलो जी पहरा पढ़ो, चाहे वो 2 का हो या 4 का हो, जो भी हो, तो वैसा पहरा पढ़ना शुरू कर देता है। तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टिव वे में काम हो रहा है। इट मीन्स कि टीचर क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट को, और तब जाकर के वो काम कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन कहलाएगा? डायरेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये हमारे 3 मेन फंक्शन से जो कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। डिस्टिंक्शन मतलब क्या? डिस्टिंक्शन इट मीन्स डिफरेंस। क्या हो गया ये? डिफरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं उसे? फर्क। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन इसका मतलब होता है ग्रहणशीलता, और लर्निंग इसका मतलब होता है सीखना। 2 चीजें हमारे पास में है, क्या क्या? तो एक्विजिशन हो गया, और दूसरा हमारे पास में क्या है? लर्निंग। तो एक्विजिशन और लर्निंग में फर्क क्या? सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे? एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है ग्रहणशीलता। ये आप देखते होंगे कि इसके लिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं होती है। बच्चा जो है क्या करता है, वो अपने आसपास के लोगों को देखता है, उसकी एक्टिविटी देखता है, उसके बोलचाल की भाषा देखता है, और उसे वो ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है वो सीखता चला जाता है। वहां पर उसे कोई क्लासरूम की जरूरत नहीं होती है। ये क्या है कि ये अनकॉन्शियस लर्निंग है। अनकॉन्शियस कहने का सेंस है कि ऐसे ही चलते फिरते जो भी चीजें हैं, लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, उससे सीखते चले गए। हमने कुछ सुना, उसको ऑब्जर्व किया, उससे सीखते चले गए। तो ये प्रक्रिया क्या होगी? हमारा एक्विजिशन। जो कि स्कूल जाने से पहले जो बच्चे 5 साल या 6 साल उससे नीचे के होते हैं, उसके लिए वो क्या हो गया? एक्विजिशन। और दूसरा हमारे पास में क्या है? वो है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? दिस इज द कॉन्शियस लर्निंग। ये कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है, जहां पर जो है बच्चे फॉर्मल वे में क्लासरूम जाते हैं, वहां पर वो सीखते हैं, या फिर कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग हो या इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर जाकर के वो ट्रीट किया जाता है उनके साथ में टीचर्स के द्वारा कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ये सब चीजें होती है जहां पर वो पढ़ता है।
और उसे पढ़ाया जाता है कि तुम ये चीजें बताई जाती है, उसे एक गाइडलाइंस मिलता है और उसे सिखाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बच्चा स्कूल जाता है या फिर उसे घर में भी अगर हम बात करें तो घर में जब ABCD लिखवाना शुरू करता है ना बच्चे को कि A लिखो, B लिखो, C लिखो या फिर अ लिखो, आ लिखो, ई लिखो, तो ये सब चीजें जब शुरू हो जाती है तो उस समय वो प्रक्रिया क्या होती है, वो लर्निंग का प्रक्रिया होता है, क्योंकि वो एक फॉर्मल स्टेट है या फिर कॉन्शियस स्टेट है जहां पर वो सीखना शुरू करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक्विजिशन क्या है, ये एक अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, इनफॉर्मल वे है, इनफॉर्मल लर्निंग है। क्या है ये? इनफॉर्मल लर्निंग इन अनकॉन्शियस माइंड, इन अनकॉन्शियस माइंड। और ये क्या हो गया? फॉर्मल लर्निंग। ये क्या हो गया? फॉर्मल लर्निंग, जहां पर ये सीखता है विथ कॉन्शियस माइंड, विथ, ये क्या हो गया? फॉर्मल लर्निंग विथ कॉन्शियस माइंड। इट मीन्स कि सजगता के साथ जो है जो चीज सीखा जाता है वो लर्निंग है, और बिना किसी सजगता के ऐसे ही जो चीज हम ऑब्जर्व किए उसको सीखते चले गए वो एक्विजिशन है। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्विजिशन क्या और लर्निंग क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अब हमारे पास में जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज ये क्या है? ये अक्सर जो है लोगों को कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज, व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज एंड व्हाट इज फॉरेन लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? L1 एंड सेकंड लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? L2। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? जो भी चीजें, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? ये हमारा जो मदर टंग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज। मदर टंग कहने का सेंस है कि जो हम लोग आम अपनी भाषा है, जो बचपन में हम लोग बोलते हैं, हमारे समाज में जो बोला जाता है, जैसे कि किसी बंगाल में लोग के बंगाली बोलते हैं, बिहार में लोग भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं, या फिर उड़ीसा चले जाएं तो उड़िया हो गया, असम चले जाएं तो असमीज हो गया, गुजरात चले जाएं तो गुजराती हो गया, महाराष्ट्र चले जाए तो मराठी हो गया। तो वो उसके लिए क्या हो गया? फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। वो क्या हो गया? फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज इट मीन्स मदर टंग, जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम लोग L1 के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज 1। L1 इट मीन्स लैंग्वेज 1, फर्स्ट लैंग्वेज। और सेकंड लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सेकंड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज जो हमारे समाज में बोला जाता है कहीं कहीं पर, ऐसा नहीं कि सब कोई बोलता है हर जगह, ठीक है, कहीं कहीं पर बोला जाता है, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हो, कहीं कहीं पर कम्युनिकेशन का लैंग्वेज हो, तो वो हमारे लिए क्या होता है? सेकंड लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है? सेकंड लैंग्वेज है, और इसे हम लोगों को सीखना होता है। मदर टंग को तो हम लोगों को सीखना नहीं होता है। ये जो है एक्विजिशन है, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात किए कि एक्विजिशन, व्हाट इज एक्विजिशन। आपको किसी ने हिंदी नहीं सिखाया होगा, आपको किसी ने आपकी जो मदर टंग है, अंगिका हो गई, भोजपुरी हो गई, ये किसी ने सिखाया नहीं होगा, गुजराती सिखाया नहीं होगा, जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनको मराठी नहीं सिखाया गया होगा, बंगाल के रहने वाले लोगों को बंगाली नहीं सिखाया गया होगा। ठीक उसी तरीके से जो है, जो भी जिस राज्य के हैं, जिसकी जहां पर जो भाषा है उसे वो सिखाई नहीं जाती है। इट मीन्स कि मदर टंग किसी को सिखाया नहीं जाता। तो ये क्या है? एक्विजिशन। अपने समाज में अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो वो उसको ऑब्जर्व करते चले जाते हैं और वो सीखते चले जाते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज क्या होता है कि वो सिखाया जाता है। जब आप स्कूल जाते हैं तब जाकर के आपको इंग्लिश सिखाया जाता है, या फिर जो भी सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया गया जो भी सेकंड लैंग्वेज जहां पर पढ़ाया जाता है वो सेकंड लैंग्वेज होता है। ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, ये चीजें क्या होते हैं? आपके समाज में नहीं बोला जाता है इंग्लिश, तो आपके लिए क्या है कि ये इंग्लिश क्या है? सेकंड लैंग्वेज है। और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज इसलिए भी मानते हैं, हमारे समाज में इसलिए बोला जाता है कहीं कहीं पर, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये कि हमारे देश में जो है अंग्रेज आए, लगभग 200 साल तक शासन किए, तो 200 साल के दरमियान आप देखिए कि कम से कम नहीं कुछ तो 4 पीढ़ी निकल जाएगी, 50-50 का जोड़ लें तो 4 पीढ़ी। तो 4 पीढ़ी में क्या हो गया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज जो आए, उनका लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे लिए क्या हो गया? फैमिलियर हो गया, मतलब उसके साथ अपना अटैचमेंट हो गया, अपनापन सा हो गया, इसीलिए। और उसके साथ साथ क्या कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या रह गई? इंग्लिश। उसी समय से वो धीरे धीरे इंग्लिश होते चली गई। ठीक है, तो ये अपनापन होने के वजह से और ऑफिशियल लैंग्वेज होने के वजह से हमारे यहाँ पर कुछ जगह होती हैं, कुछ समाज ऐसा है या फिर कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। और इसीलिए हमारे पूरे देश की बात करें, अपने भारत देश में बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ज्यादातर यूज होता है, और इसीलिए हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं? सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे। लेकिन फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि व्हाट इज फॉरेन लैंग्वेज,
फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज क्या हो गया? फॉरेन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपके यहाँ पर बोली ही नहीं जाती है। फॉर एन एग्जांपल, क्या चाइनीज हमारे देश में बोली जाती है? कहीं भी नहीं बोली जाती। जापानीज बोली जाती है क्या? कहीं भी नहीं बोली जाती। तो ये लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो गया? वी रीड इट एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उसे हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन किसी तरह उसको इंग्लिश का कुछ कुछ वर्ड समझ में आता है, इंग्लिश के सेंटेंस समझ में आते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकता है, इंग्लिश का सेंटेंस यूज करता है। आप देखिए कि अभी हमारे समाज में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, और कंप्यूटर और मोबाइल फोन का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, लेकिन वो यूज कर रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट, वो उसको समझ सकते हैं। और उस समझने का कारण यह है कि हमारे समाज में इंग्लिश का यूज होता है। इट मीन्स कि इंग्लिश क्या हो गया हमारे लिए? सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में फर्क है। फॉरेन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज जो हमारे समाज में कहीं भी बोला नहीं जाता है। अब चाइनीज की बात हो गई, जापानीज की बात हो गई, तो ये सब लैंग्वेज क्या है? हमारे यहाँ पे बोली नहीं जाती, चाहे स्पेनिश हो, इटालियन हो या फिर जर्मन हो, तो ये सब लैंग्वेज हमारे देश में बोली नहीं जाती। तो ये फॉरेन लैंग्वेज हो गया हमारे लिए, और हम अगर इसे पढ़ते हैं तो इट विल बी अ फॉरेन लैंग्वेज। लेकिन इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये सेकेंड लैंग्वेज। और बाकी बात मदर टंग तो जो आपका है ही। अगर हम हिंदी में पढ़ें तो ये हिंदी हमारा मदर टंग है, इसीलिए ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। और जो हम लर्न करते हैं दूसरा लैंग्वेज, दैट इज सेकेंड लैंग्वेज। और फॉरेन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पे बोली नहीं जाती, सिर्फ सीखी जाती है। यानी कि हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसको सीख करके कहीं और यूज करते हैं। अब जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो वहां पर इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा जाता है। जापान की बात करें, वहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो जापान में भी इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा जाता है। या फिर नॉर्थ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, वहां पर भी इंग्लिश को एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा जाता है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है, वहां पर कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन हमारे देश में इंग्लिश का यूज होता है, ऑफिस में होता है, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे समाज के लोग होते हैं जो इंग्लिश का यूज करते हैं, इसीलिए हमारे देश में इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है। सो दोस्तों, हमें फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज का फर्क पता चल गया, तो हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है, वो है व्हाट इज द प्लेस ऑफ द मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ मदर टंग, या फिर हाउ द मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर हाउ मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि मदर टंग जो है वो कैसे हेल्प करता है इंग्लिश सीखने में। तो अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहली बात कि अगर मदर टंग हमारा क्लियर है, हम अच्छे से बोल सकते हैं, तो हम निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे कि इंग्लिश सीखने में हमें आसानी होगी। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या कि ग्रामर की बात करें, अगर हमारा मदर टंग जो भी है उस मदर टंग में हमारा ग्रामर क्लियर है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए बेस होगा, और उस बेस की सहायता से हम इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर को अच्छे से समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझेंगे कि चलो भाई मदर टंग की सहायता से हम ग्रामर की बात करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग नाउन पढ़ा रहे हैं और हिंदी की बात करें तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 भेद होते हैं। उसी तरीके से नाउन में भी 5 है, 5 है। तो ये क्या होगा कि एक बेस प्रिपेयर हो जाता है मदर टंग के ग्रामर से। अगर मदर टंग का ग्रामर जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बंगला हो, मराठी हो, जो भी हो, अगर उससे उसका ग्रामर ठीक है तो हमें इंग्लिश सीखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टूडेंट अच्छे से सीखेंगे। और दूसरा हम बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग की बात करें कि अगर बच्चे का क्या है कि वो मदर टंग यानी कि हिंदी, अगर उसकी मान लेते हैं कि मदर टंग है, वो हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, तो वो क्या करेगा कि इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। इट मीन्स कि उसका प्रोनाउंसिएशन लेवल क्लियर होगा। प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा कि अगर हिंदी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर टंग साफ है बोलने में तो इंग्लिश में भी टंग साफ ही रहेगा, उसका बोलने की जो तरीका होगा या फिर जो प्रोनाउंसिएशन का वे होगा वो बहुत अच्छा होगा, और वो अगर अच्छे से हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करे तो। तीसरा कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि हिंदी में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से लिख सकता है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है, बिकॉज उसके पास में जितना ज्यादा नॉलेज होगा
उतना ज़्यादा वो लिखेगा। अगर हिंदी में मान लीजिए कि किसी को आवर कंट्री यानी कि हमारा देश भारत के ऊपर लिखने के लिए निबंध मिल गया, तो वो अगर हिंदी में लिख सकता है तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है, ठीक है, वो कंपोजिशन है। वही चीज़ अगर हिंदी में उसके पास में मैच्योरिटी लेवल गेन है, उसके पास क्या कहते हैं उसे स्किल है कि हाउ टू राइट, तो वो लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। और कंपोजिशन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होगा ट्रांसलेशन। वो क्या है? ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो अगर हमें हिंदी में पता है, अभी कंपोजिशन की बात किए थे कि अगर हमें हिंदी में कंपोजिशन आता है, इट मींस कि हम ऐसे लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं हिंदी में, एप्लीकेशन लिख सकते हैं हिंदी में, तो हम इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान होगा हमें सीखने में। हम सीख सकते हैं और उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हिंदी का कंपोजिशन अच्छा है तो हम इंग्लिश का भी कंपोजिशन अच्छा कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। अगर हम ट्रांसलेट करने की बात करें तो कंपोजिशन अच्छा होगा तो ट्रांसलेशन हम सीखेंगे ही सीखेंगे, और ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या होगा कि हमारा कंपोजिशन इंग्लिश का अच्छा होगा, हम इंग्लिश में भी ऐसे लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी सहायता से क्या होगा कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं अगर हमारा मदर टंग में अच्छी पकड़ है। प्रोनाउंसिएशन की हम बात कर लिए, रीडिंग की बात कर लिए, ग्रामर की बात कर लिए, कंपोजिशन की बात कर लिए, ट्रांसलेशन की बात कर लिए। अगर ये चीजें क्लियर है, अगर हिंदी मान लीजिए कि किसी का मदर टंग हिंदी है तो उसका हिंदी ग्रामर अच्छा है, अगर वो हिंदी में लिख सकता है कुछ अच्छा सारा कुछ, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अच्छा है यानी कि टंग साफ है, तो उसका इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, वह इंग्लिश में भी लिख पाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। अगर वो हिंदी अच्छे से पढ़ सकता है तो इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो हमें हेल्प करती है किस चीज में? इंग्लिश सीखने में, यानी कि मदर टंग का ग्रामर, मदर टंग का प्रोनाउंसिएशन, मदर टंग का रीडिंग, मदर टंग का कंपोजिशन अगर हमें पता है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन हम क्या सीखेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स इन चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों में जो लैंग्वेज स्किल डेवलप करने के बात है तो उसका उद्देश्य क्या है हमारे देश में कि बच्चों में लैंग्वेज स्किल को डेवलप किया जाए इंग्लिश सिखा करके। तो इसके पीछे रीजन ये है कि सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि इंग्लिश सीखना जरूरी है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन ये कि हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो भी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश, हाई कोर्ट की बात करें इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट की बात करें इंग्लिश। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या है, इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू स्पीक एंड टू राइट। तो हमारे देश में जो उद्देश्य है इसका 3 है, मुख्यतः जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं इसके कि इंग्लिश क्यों सिखाया जाता है, टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल इन चिल्ड्रन। तो पहला हमारे पास में हो गया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा हो गया स्पीकिंग एंड तीसरा हो गया राइटिंग। ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए इंग्लिश पढ़ाया जाता है, इंग्लिश सिखाया जाता है। और यही हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या फिर एम्स की बात करें तो वो 3 एम्स हैं मुख्यतः। मेन एम्स जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सबसे पहला कि अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग क्या? समझना, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश हो, इंग्लिश में लिखा हुआ हो या फिर इंग्लिश बोल रहा हो कोई, उसको समझना। अगर बच्चा इसे समझता है तो क्या होगा कि वो अपना काम आसानी से कर सकता है आगे चल करके। तो इसके समझने के लिए उसे सिखाना पड़ता है। टू डेवलप द स्किल, लैंग्वेज स्किल की बात हो रही थी, तो उसके लिए क्या? अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो हमारे पास में जरूरी है, अब अंडरस्टैंडिंग क्या? हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश की बात होगी तो भी, और रिटन इंग्लिश की बात होगी तो भी, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे स्पोकन फॉर्म में हो, यानी कि कोई बोल रहा हो तो भी समझ ले बच्चा और लिखा हुआ हो तो भी समझ ले बच्चा। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये हो गया सबसे पहला एम कि वो लैंग्वेज स्किल डेवलप करना है। दूसरा एम क्या है कि स्पीकिंग इंग्लिश, करेक्ट स्पीकिंग इंग्लिश होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमारे पास में क्या है कि हमें प्रोनाउंसिएशन अच्छा आता है, इंटोनेशन अच्छा है, यानी कि साउंड पिच अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। इसमें क्या क्या चीजें आप पहले देखिए कि स्पीकिंग, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या कि हमारे पास में चाहिए प्रोनाउंसिएशन, यानी कि हम अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर सके। इट मीन्स कि अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो स्पीकिंग भी अच्छा होगा। प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हम लोग कहते हैं इंटोनेशन इट मीन्स साउंड पिच। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में कि साउंड का जो वेव्स होता है वो जिगजैग वे में होता है, ठीक उसी तरीके से
हर एक स्पीकिंग टोन होता है, हर एक का स्पीकिंग टोन होता है वो राइमिंग होता है। इट मीन्स कि उसका जो लय होता है वो अप्स एंड डाउन्स होता है। तो वो इंटोनेशन होता है जिसको हम लोग साउंड स्पीच के नाम से जानते हैं, साउंड पिच। इट मीन्स कि जहाँ पर ज़रूरत हो तो स्ट्रेस डालें यानी कि ज़ोर से बोलें, या फिर टोन को हाई करें, जहाँ पर ज़रूरत कम हो तो वहाँ पर टोन को लो करें। तो इस हिसाब से हम लोग मेंटेन करें। इसके साथ साथ स्पीकिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एडियम्स चाहिए, इसके साथ साथ वोकेबलरी चाहिए, और वोकेबलरी के साथ साथ कुछ नॉलेज भी चाहिए कि आखिर किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें तो वो बोल सके। इट मीन्स कि एक्सप्रेशन अच्छा होगा, वो फ्री होगा, नॉलेज होगा। इसके साथ साथ आगे अगर हम देखें तीसरा तो वो है राइटिंग। अगर हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो राइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट की कैपिटल एंड स्मॉल, कैपिटल एंड स्मॉल। इट मीन्स कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर कहाँ यूज़ करेंगे, इसकी जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और राइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो वोकेबलरी है और वोकेबलरी के साथ साथ नॉलेज, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो हम अच्छे से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक एम है, अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। अंडरस्टैंडिंग में आपने देखा कि स्पोकन और रिटन फॉर्म दोनों। इट मीन्स कि अगर कोई बोल रहा हो तो भी समझ सकते हैं, अगर लिखा हुआ हो तो भी समझें। इसके साथ साथ स्पीकिंग, अगर हम दूसरों से बात करें या फिर बोलें तो वहाँ भी हमें प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, इंटोनेशन अच्छा हो। उसके साथ साथ बोलने के लिए हमें वोकेबलरी चाहिए, इडियम्स चाहिए, नॉलेज चाहिए। और राइटिंग के लिए हमें लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या कि सेंटेंस फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। व्हाट सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट मीन्स सिंटेक्स की जानकारी होनी चाहिए, ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेंस, वॉइस, नरेशन, व्हाटएवर देयर इज, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। पहला तो लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए सेंटेंस के लिए कि कैपिटल और स्मॉल कहाँ यूज़ करें, और फिर सेंटेंस फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम अच्छे से लिख पाएंगे। सो ये कुछ थे हमारे पास में व्हाट द एम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल्स इन चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इसके अगले यूनिट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।